नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के साये में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ और जो प्रस्ताव पास हुआ उसका शीर्षक था इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने सत्र को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी आंदोलन के शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि विश्व युद्ध के साथ साथ भारत की अपनी आंतरिक समस्याएं बहुत बड़ी हैं, उन पर भी जनता को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन को इसलिए याद किया जाता है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि संविधान सभा का गठन होगा और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। संयोग देखिए कि 85 साल बाद जब पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके प्रस्ताव की शुरुआत संविधान पर हमले की चुनौती से होती है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि संविधान और गणतंत्र पर बीजेपी आरएसएस के निष्ठुर हमले बगैर रुकावट के लगातार जारी हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय आदि हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण देख रहा था। उस भाषण में भी धर्म के आधार पर पहचान और नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं और इस बार कैसे दिया गया दोनों देखना चाहिए। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मैं उस अदृश्य एकता का हिस्सा हूं जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं इस बुनियाद का अहम हिस्सा हूं और मेरे बिना भारत का भव्य ढांचा अधूरा है। मैं भी वह अनिवार्य तत्व हूं जिससे भारत बनता है। मैं कभी अपना दावा नहीं छोड़ सकता हूं। एक तरह से मौलाना अबुल कलाम नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। 1939 तक आते आते सांप्रदायिकता का सांप फन काढ़कर भारत की नियति पर हमेशा के लिए बैठ चुका था। धर्म के आधार पर नफरत की चिंगारियां फैलने लगी थीं और देश बांटने की बात होने लगी थी। उसी संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं भारत की एकता का अभिन्न हिस्सा हूं और मेरे बिना इस एकता की बुनियाद अधूरी है। तब उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह कोई हिंदू कह सकता है वह भारतीय है और हिंदू धर्म का पालन करता है, उसी तरह मुसलमान भी कह सकता है वह भारतीय है, इस्लाम का पालन करता है। इसी तरह भारत के ईसाई भी कह सकते हैं कि वे भारतीय हैं और जिस धर्म का पालन करते हैं उसका नाम ईसाई है। 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें भी आप उन्हीं चुनौतियों को देख सकते हैं। पटना की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें लिखा गया है कि कांग्रेस कार्य समिति हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में
सुनियोजित ढंग से जहर घोले जाने की घोर निंदा करती है। इस सत्तारूढ़ दल ने लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाए रखने की कोशिश की है। जानबूझकर नफरत भरी प्रचार सामग्री तैयार की गई है और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाने के घृणित तरीकों का सहारा लिया गया है। दलितों और आदिवासियों को लगातार बढ़ती हुई हिंसा और व्यवस्थागत भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के शीर्ष स्तर पर उस आरएसएस को मुख्यधारा में लाने के शर्मनाक प्रयास किए गए हैं, जिसने लगातार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का अभाव सिद्ध किया है। पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक उस समय हो रही है जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे रहेंगे ही, इसके बिना वहां भाषण पूरा नहीं होगा। तब क्या कांग्रेस उसी तरह से मंचों से जवाब देगी जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम ने दिया था? कांग्रेस आरएसएस से लड़ने वाली पार्टी के रूप में कभी नहीं जानी जाती थी। राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर बोलना शुरू किया और अब कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा से लड़ने को अपना राजनीतिक लक्ष्य बार बार दोहराती है। कांग्रेस को यह तो पता है कि उसे किससे लड़ना है, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि आज जिस आरएसएस से वह लड़ने की बात करती है, उसका संगठन किस तरह से अपने प्रयासों से और सत्ता के संरक्षणों से चारों तरफ फैल चुका है। आरएसएस के प्रसार में प्रचारकों की बातें होती हैं, मगर सत्ता के संरक्षण के हिस्से को चालाकी से गायब कर दिया जाता है। याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो, और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो। आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है, और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। 90 के दशक में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बिहार में उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां कुछ हो सकता है, लेकिन बार बार प्रदेश में अध्यक्ष बदलने, नेताओं के छोड़कर चले जाने, विधायकों के बिक जाने के बाद भी कांग्रेस उस बिहार में बची रही। उसी बचे हुए संगठन के दम पर यहां कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति हुई है। दूर से यही दिख रहा है कि कांग्रेस बिहार को लेकर अपनी रणनीति बदल रही है। बिहार के चुनाव में अभी तक बीजेपी के लिए आसान होता था आरजेडी को टारगेट करना, लेकिन लगता है कांग्रेस इस गठबंधन में आगे चलकर वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में वोट चोरी पर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी बिहार चले आए। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा करते रहे। इस दौरान उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्राएं की और बिहार के अलग अलग हिस्सों में गए। विपक्षी गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। क्या इस यात्रा ने बिहार के प्रति राहुल गांधी के नजरिए को बदल दिया है? इसके पहले राहुल गांधी बिहार में सभाएं करने जाते थे तो शाम होते होते दिल्ली आ जाते थे, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान लगातार बिहार में रहे। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी बिहार प्रमुखता से रूट पर नहीं था। तो क्या वोट अधिकार यात्रा ने राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ा दी है कि बिहार के बिना अब राजनीति नहीं हो सकती, और राजनीति करनी है तो बिहार में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा? राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला
वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं, उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी कोई भी हो, बिहार में अगर उसकी जड़ें नहीं हैं तो उसकी राष्ट्रीय प्रासंगिकता कमजोर हो जाती है। संगठन कमजोर है तो कम से कम वैचारिक जड़ें होनी चाहिए, मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पर जनता बात करे। कांग्रेस को समझ आ गया है कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक होना पड़ेगा, इसलिए पिछले 1 महीने से कांग्रेस बिहार में सक्रिय नजर आ रही है। राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। कार्य समिति की बैठक के तुरंत बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी मोतिहारी आ रही हैं। मोतिहारी में यह उनकी पहली सभा होगी। वैसे राहुल गांधी के एजेंडे में बिहार की जगह गुजरात होना था। आपको याद होगा 2024 के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी थी कि कांग्रेस इस बार गुजरात में बीजेपी को हराएगी। क्या राहुल गांधी को अपना दिया हुआ चैलेंज याद भी है? मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लेकिन इसके बाद अप्रैल 2025 में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। गुजरात में भी 64 साल बाद कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया था। अब उसी कार्य समिति का विस्तार बिहार में हुआ, जिसे कहा जा रहा है 85 साल के बाद बैठक हो रही है बिहार में। गुजरात और बिहार दोनों जगहों पर कांग्रेस 2.5 से 3 दशक से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। सदाकत आश्रम में कार्य समिति की बैठक को लेकर जयराम रमेश का ट्वीट देख रहा था। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद लगा कांग्रेस अब अपना इतिहास गंभीरता से पढ़ने लगी है। जयराम रमेश ने लिखा है कि मार्च 1940 की पटना बैठक में एक पतली सी पुस्तिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आर डिमांड। इसे जय गोपाल नारंग ने लिखा और इसमें एक प्रस्तावना भी शामिल थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस प्रस्तावना का एक अंश प्रकाशित किया है जिसमें नेहरू संविधान सभा के बारे में लिख रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि इसके बाद की कहानी इतिहास है, जिसमें उस संगठन का मुखर विरोध भी शामिल है जो अब अपनी शताब्दी मना रहा है और 26 जनवरी 1950 से लागू हुए उस संविधान का कट्टर विरोधी रहा है। जाहिर है जयराम रमेश आरएसएस की तरफ इशारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से भारत की आजादी की लड़ाई ठोस आकार लेने लग जाती है और यहीं से बिहार कांग्रेस में एक से एक राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता पैदा होते हैं। आजादी के बाद भी बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 90 के दशक से सत्ता से बाहर हो गई, गठबंधन के सहारे राजनीति में रही। यही कारण था कि इस बैठक में बिहार के लिए अलग से अपील जारी की गई। हर चुनाव में यही माना जाता है कि कांग्रेस बिहार में सीरियस नहीं है। इस बार कांग्रेस बिहार में शुरू से सीरियस दिखना चाहती है। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट प्रॉफिटेबल है उसे इलीगल कराना,
5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, SC, ST, EBC, OBC कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए हैं, वो EBC, ST, ST, OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC, SC, ST, OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, EBC वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय इसी बिहार की एक सभा से राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का ऐलान किया था। भागीदारी के सवाल के बिना राहुल गांधी का अब कोई भाषण पूरा नहीं होता। यही सवाल था जब मंडल आयोग के दौर में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया। अब उसी बिहार में राहुल गांधी आरक्षण की बात नए सिरे से कर रहे हैं। लेकिन क्या बिहार उनकी बात को सुनने के लिए रुका है या फिर आरक्षण के मसले से आगे बढ़ चुका है? चुनाव बताएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।